लेट मी टेल दिस टू यू, सिर्फ जितने केसेस होते हैं एक्चुअली होते हैं उनका 1% रिपोर्ट किया जाता है। तो ये जो घरेलू हिंसा के मामले हैं इसमें से 70% मामले फर्जी होते हैं। बहुत से ऐसे स्कैम्स हैं जो गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन अलाउ करती है, इसलिए भी अलाउ करती है ये जानते हुए कि ये गलत हो रहा है, लेकिन भटकाव क्रिएट करने के लिए, एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। तो प्रोसीजर इतना लंबा है कि बंदा ऑफेंस कर रहा है 25 साल की उम्र में, उसको मौत की सज़ा ही 30, 35, 40 साल तक मिलती है। कि अगर आपके राज्य की चीफ मिनिस्टर खुद रोड पे आ जाएं, खुद प्रोटेस्ट करने लगें, तो सवाल तो सबसे बड़ा यही आता है कि भैया आप किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो? जो चीज़ उजागर होनी चाहिए वो उजागर नहीं हो रही है। आरजी कार एक केस, निर्भया एक मामला है, हाथरस है, काठुआ है, इतने सारे मामले हैं जो कि अगर देश के सामने आए तो देश उस पर कुछ करे। ये मामले कभी लाइमलाइट में आते ही नहीं है। तो जो कोर्ट रूम्स होते हैं जो मूवीज में दिखाए जाते हैं और जो रियल लाइफ में हियरिंग्स होती है सेम होती हैं? अरे मैम बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। स्टोरीज बियॉन्ड फ्रेम्स के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं मिस्टर शुभम उपाध्याय, जो कि जुडिशरी की कोचिंग करवाते हैं। और चलिए सुनते हैं उनसे उनके कुछ किस्से, उनकी कुछ बातें। सो वेलकम शुभम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मैम, आई एम डूइंग ग्रेट एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। एंड यहाँ आना मेरे लिए भी प्रिविलेज इसलिए है क्योंकि लाइक द इंटायर थिंग सजेस्ट, दीज आर गोइंग टू बी स्टोरीज बियॉन्ड फ्रेम्स जी। एंड सिर्फ कोचिंग के बियॉन्ड क्या मेरी लाइफ रही है और कैसे वो चीज़ इंस्पायरिंग शायद थोड़ी बहुत हो सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो पहले आप अपने बारे में बता दीजिए कि कैसे आपने खुद कोचिंग की और फिर दूसरों को पढ़ाना क्यों शुरू किया बजाय कोई जॉब करने के? एक्चुअली मैम मैं बहुत ही ये चीज़ तो बहुत क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास और हम्बल बैकग्राउंड से था। एंड जब मैंने स्टार्ट की कोचिंग, इट वाज इन क्लास 12th। अकाउंट्स इकोनॉमिक्स के लिए हम सभी पढ़ते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड का मैं था, पढ़ाई शुरू की। क्लैट एग्जामिनेशन होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, वो मैंने दिया। आपको एक बहुत सही स्टोरी बताता हूँ। उस टाइम पे क्लैट के क्रैश कोर्स की फीस थी लगभग 12,000। ओके। एंड उस 12,000 के अमाउंट को मैनेज करने के लिए मेरे पापा को बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि 12,000 बड़ा अमाउंट था। बैक इन द ईयर 2011-12 की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने 12,000 रुपये दे दिए, बोल दिया कि भाई तुम जाओ क्लैट की कोचिंग करो। एंड बैक ऑफ द हेड मेरे दोस्तों की बात मेरे कान में गूंजती थी कि यार शुभम, क्रैश कोर्स में क्लैट नहीं निकलता है जी। बट क्योंकि पापा ने 12,000 दे रखे हैं, इट वर्कड एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी कि भाई नहीं, 12,000 लगे तो जितना पढ़ सकते हो मैक्सिमम वो पढ़ो। ऑब्वियसली क्लैट मेरा नहीं निकला। ऑल इंडिया रैंक 1514 आई, विच वॉज इवन गुड कंसिडरिंग कि लगभग 40-50 हज़ार बच्चे बैठे थे। एंड वहाँ से मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन में चीज़ों को खुद को पढ़ के खुद को समझा सकता हूँ तो ऑब्वियसली ये मैं औरों को भी सिखा सकता हूँ। बाद में जाके उसी क्लैट कोचिंग ने मुझे बुलाया भी कि शुभम आ जाओ, भले आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन नहीं हुआ है, यू आर हियर इन भोपाल इन अ लोकल यूनिवर्सिटी, लेकिन आप आओ और आप आके पढ़ाओ, क्योंकि आप अगर पढ़ाओगे और हमने आपको देखा है पढ़ते हुए, सो यू हैव दैट हंच फॉर टीचिंग, सो यू विल डू वेल। तो वहाँ से जर्नी की शुरुआत हुई। फिर इवेंचुअली मैंने जुडिशरी की प्रिपरेशन की। और एक चीज़ मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा कि वन हु इज़ सक्सेसफुल एट टीचिंग must have been or might have been a failure being an aspirant। ये हो सकता है। तो यही मेरे साथ हुआ, मैम तो अब पढ़ा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आपके पापा ने 12,000 रुपये दिए और 12,000 बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे आपके हिसाब से, लेकिन आपके पापा एडवोकेट हैं। जी बिल्कुल। तो क्या एडवोकेट बहुत पैसा नहीं कमाते? मैम एक कहावत है एडवोकेट्स के बीच में, सीक्रेट है, थोड़ा सा रिवील कर रहा हूँ आपके साथ। एडवोकेट्स के बीच में कहावत ये चलती है कि इस शहर का सबसे गरीब आदमी भी एडवोकेट है और इस शहर का सबसे अमीर आदमी भी एडवोकेट है। क्योंकि जब आप एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हो, जब आप एक सरकारी वकील होते हो, तो आपके पास सरकार से सैलरी आ रही होती है। लेकिन प्राइवेट एडवोकेट्स इनिशियल लेवल पे उनको बहुत अच्छी पेमेंट्स नहीं मिलती हैं, बहुत अच्छे स्टाइपेंड्स नहीं मिलते हैं। सीनियर एडवोकेट्स जो होते हैं कई बार उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड दैट इज़ वाई द एडवोकेट्स, हम कहते हैं ना कि द ओल्डर द एडवोकेट, द सीनियर द एडवोकेट, द हायर विल बी देयर चार्ज।
लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सीनियर एडवोकेट्स का भी जनरली स्पेशलाइजेशन होता है। सीनियर एडवोकेट सिविल लॉ में अच्छे हो सकते हैं, क्रिमिनल लॉ में अलग अलग अच्छे हो सकते हैं, चेक बाउंस के मामले में अलग अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इनके जो जूनियर एडवोकेट्स हैं वो बेचारे ज़्यादा फीस लें कैसे? ज़्यादातर मामले तो सीनियर एडवोकेट्स के पास जाते हैं। तो जो ग्रूमिंग स्टेज पे व्यक्ति होता है उसको उतनी सैलरी मिलती नहीं, उसको इतनी फीस ही नहीं मिलती। और मान लीजिए कि अगर क्रिमिनल एडवोकेट सिविल एडवोकेट की लाइन में शिफ्ट हो जाए तो उसको सिविल एडवोकेसी में भी पैसा नहीं मिलेगा। माई फादर वॉज एन एक्सपर्ट ऑफ गैस ट्रेजेडी रिलीफ केसेस एंड ही यूज्ड टू अर्न लाइक मैक्सिमम अमाउंट उनको मिलता था, बहुत उनको पैसा मिलता था बैक इन द ईयर 1995, 1996, 1997, 98 में, जब ये गैस ट्रेजेडी बहुत रीसेंट थी, 15-20 साल हुए थे और ज़्यादा मामले होते थे। कट टू, गैस कोर्ट्स बंद हुई। माई फादर बीइंग एन एडवोकेट ऑलमोस्ट बिकेम जॉबलेस। एडवोकेट होते हुए भी, प्रोफेशनल डिग्री होते हुए भी वो जॉबलेस हो गए। एंड प्रॉब्लम ये थी कि अब जो केस आता था वो केस हैंडल करना पड़ता था विद एन एक्सपर्टीज ऑफ गैस कोर्ट। तो पापा को सारी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ी एंड वापस से ही हैज़ टू रीस्टार्ट हिज लर्निंग जर्नी इन ऑर्डर टू बी अ बेटर एडवोकेट। वो करने में भी 15-20 साल लगे। तब तक मैं ही जवान हो गया, मैंने ही अपनी अर्निंग शुरू कर दी। जी जी। ये था। तो ये जो गैस ट्रेजेडी वाले केस थे ये वो जी। होते थे जिनको मुआवजा चाहिए होता था? एग्जैक्टली, कॉम्पनसेशन के अमाउंट थे। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो ये जो अंकल एंडरसन थे, ये तो चाचा यहाँ पे गड़बड़ करके निकल लिए और उससे हमारे देश में, भारत में और स्पेसिफिकली भोपाल का नाम पूरी दुनिया में फेमस हो गया। Agree. क्योंकि गैस ट्रेजेडी से ही भोपाल को बहुत ज़्यादा एक, हम कहते हैं कि एक डार्क लाइमलाइट मिली जो नहीं मिलनी चाहिए थी। एंड उससे फिर लोगों को मुआवजा मिलना शुरू हुआ। मुआवजे के लिए ऑब्वियसली कोर्ट में जिरा की ज़रूरत है, जिरा के लिए एडवोकेट की ज़रूरत है, तो उसमें एक्सपर्ट्स बनने लगे एडवोकेट। तो आपको क्या लगता है एंडरसन क्यों भागा? एंडरसन के भागने के पीछे का वही कारण है जो कि किसी भी कंपनी में अगर गलती हो जाए किसी भी छोटे से छोटे एम्प्लॉय से, तो बॉस जो नो कमेंट्स बोलता है ना, बस वही सेम कारण है मैम। एंडरसन ने इस चीज़ से बचने के लिए, इस लायबिलिटी को डायरेक्टली, हम इसको वाइकेरियस लायबिलिटी कहते हैं, इनडायरेक्ट लायबिलिटी, इसी लायबिलिटी से बचने के लिए वो बंदा भागा। क्योंकि अगर यहाँ पे रहता, उसके अगेंस्ट पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर चलता, बंदा आज जेल में मरता, ये होता। तो उसने बेटर चॉइस रखी कि भाई अगर मैं यहाँ से भाग सकता हूँ तो जितनी जल्दी भाग सकता हूँ उतनी जल्दी निकल जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे रहना मेरे लिए फिर एकदम कष्टप्रद होने वाला है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट अगर रोकना चाहती तो रोक सकती थी ना? मैम, टू बी ऑनेस्ट ऑन दिस पॉइंट, हमारी गवर्नमेंट अगर रोकना चाहे तो कुछ भी रोक सकती है। वो रोकने को ललित मोदी जी को भी रोक लेती, वो विजय माल्या जी को भी रोक लेती। इनके नाम के आगे मैं जी इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ उम्र में बड़े हैं, इसके अलावा और कोई मेरा पैसा कहीं पे भी नहीं फंसा हुआ है किंगफिशर एयरलाइंस में। बट टू बी ऑनेस्ट, ये सभी लोग भागते हैं। सरकार को कई दफ़ा पता होता है कि ये भाग रहे हैं, सरकार अपने लाभ के लिए, अपने मुनाफे के लिए उनको भागने देती है। ये फैक्ट है, क्योंकि हो सकता है उनकी शेल कंपनीज से पैसा हमारे इलेक्टरल बॉन्ड्स के फॉर्म में आ रहा हो, जिसकी फंडिंग की ज़रूरत हमें इलेक्शन कैंपेन के दौरान पे पड़े। तो आपको क्या लगता है कि अगर मोदी जी होते उस टाइम पे जी तो भागता एंडरसन? मैम, ये एक बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। एंड लेट मी टेल यू, आई एम अ रियली ए पॉलिटिकल पर्सन। तो जहाँ ये डायरेक्शन जा रहा है कि मोदी जी होते तो क्या ऐसा होता, तो देखिए मैम, मोदी जी होते या राजीव गांधी जी होते या हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी होते, भागे एक व्यक्ति के वक्त में, लेकिन उन्होंने जो कांड किया वो तो अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स के टाइम पे हुआ ही है। अगर बट गवर्नमेंट एक थी, गवर्नमेंट एक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन 2004 के पहले हमारे मतलब 2004 के पहले हमारे पास बीजेपी गवर्नमेंट थी। 2004 से हमारी यूपीए की गवर्नमेंट शुरू होती है एंड उसके बाद हमारे पास 2G स्कैम जैसी भी चीज़ें आती हैं, कोलगेट जैसी चीज़ दिखती है, बोफोर्स भी दिखता है पुराना, बहुत से ऐसे स्कैम्स हैं जो गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन अलाउ करती है। इसलिए भी अलाउ करती है ये जानते हुए कि ये गलत हो रहा है, लेकिन भटकाव क्रिएट करने के लिए, एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। अभी शायद हम लोग आगे पॉडकास्ट में आरजी कार मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करें, बिल्कुल करेंगे। तो भटकाव क्रिएट इसीलिए किया जाता है। एक अगर ऑलरेडी आग जल रही है तो उस आग को दबाने के 2 तरीके होते हैं, या तो उसमें पानी डाल दिया जाए या फिर उस आग से सबका ध्यान भटकाने के लिए एक बड़ी आग लगा दी जाए। ट्रू, सिंपल एज दैट।
बहुत सही बात आपने कही। बट मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे उस टाइम पे जो कुछ हुआ, इतना कुछ, क्या इसलिए तो नहीं हुआ कि राजीव गांधी नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनको कोई नॉलेज नहीं थी पॉलिटिक्स की, और इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी, तो सब कुछ बिखरा हुआ था और इस तरफ ध्यान नहीं गया वो? मैम देखिए, अगर कोई भी नेग्लिजेंस किसी कंपनी के लेवल पे किया जाता है, जैसा कि हम मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात करते हैं, जी। ऐसी चीज़ का नेग्लिजेंस जाहिर है कि कोर लेवल पे कंपनी को पता होता है। ये बात मिनिस्टर्स तक पहुँचे या ये बात हमारे लेजिस्लेचर तक या लॉ मेकर्स तक पहुँचे, इसकी चांसेस लिमिटेड होती हैं। पहुँच सकती हैं बट लिमिटेड होती हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो मेन तो जो प्रबंधन है, अगर वही उस गलती को नहीं रोकना चाह रहा है या वो ही नेग्लिजेंट है, हम लॉ में इसको नेग्लिजेंस कहते हैं, अगर वही नेग्लिजेंट है तो उनका नेग्लिजेंस, बट ऑब्वियस ही चीज़ है कि इस बात को जाहिर नहीं होने देगा। जब कोई बात न्यूज़पेपर में पहुंचेगी नहीं तो आपको और मुझे पता कैसे चलेगी? जब कोई भी सीक्रेट रिवील ही नहीं होगा तो वो सरकार तक भी पहुंचने के जो द्वार हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। अब बात रही कि राजीव गांधी जी उस टाइम पे नए प्राइम मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी। अगर हम उस चीज़ को भी कंसिडर कर लें, स्टिल ये बात तो गलत है कि आप नए प्राइम मिनिस्टर हैं लेकिन ऐसी कोई चीज़ आपकी नाक के नीचे से हो रही है और आप होने दे रहे हैं। डजंट मेक एनी सेंस। यही बात है। थोड़ी देर पहले हम सिविल और क्रिमिनल केसेस की बात कर रहे थे, तो ये वाला केस किस में आता है? मैम ये एक तरीके का सिविल लायबिलिटी क्रिएट करता, लेकिन स्कैम इतना बड़ा हुआ, स्कैम कह सकते हैं कि स्केल इतना बड़ा हुआ है इसका कि ये क्रिमिनल लायबिलिटी क्रिएट करता है। इट क्रिएट्स अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस, इट्स नॉट अ सिविल नेग्लिजेंस। सिविल नेग्लिजेंस ये होगा कि आपकी कार जो है वो हर बार एक जगह पे खड़ी रहती है और मैं आंख बंद करके उसी रास्ते से गुजरते वक्त अपनी आंख बंद कर लूँ गाड़ी चलाते वक्त, और आपकी गाड़ी जो है उस पर डेंट पड़ जाए, तो छोटा मोटा सिविल नेग्लिजेंस होता है, व्यवहारिक सिविल नेग्लिजेंस जिसमें कॉम्पनसेशन से काम हो जाए। क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मतलब है कि सिर्फ कॉम्पनसेशन से काम नहीं होगा, देयर वुड बी समबडी जिसको कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा, साथ साथ में उसको पनिशमेंट भी झेलनी पड़ेगी। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। ये तो बहुत बड़ा केस था खैर, बट वैसे भी अगर इंडिया में देखें, मैंने पढ़ा है कि 51 मिलियन केसेस आर स्टिल पेंडिंग। 51 लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा। अगर मैं आपको और बेहतर इस पे आंकड़े दूं तो लगभग 50-60 हज़ार से ज़्यादा का नंबर है ऑफ द केसेस विच आर पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट टिल डेट। तो 60,000 70,000 ऐसा नंबर है जो कि हमारी 33-34 जजेस की, जस्टिसेस की जो पूरी की पूरी जमात है सुप्रीम कोर्ट में, वो 60,000 केसेस कब तक निपटाएंगे? एग्जैक्टली। ये जो नंबर है 5 करोड़ का, ये तो लोअर कोर्ट्स का है। ओके। इसके बाद हाई कोर्ट्स में मामले पेंडिंग हैं, इसके बाद मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। और आप एक बात समझेंगे, आपने नोटिस किया होगा कि अजमल कसाब को फांसी मिलने में इतना समय क्यों लगा? या फिर हमारे देश में जो ऐसा मामला होता है निर्भया 16 दिसंबर 2012 जिसने पूरे देश को दहला दिया, उसके ऑफेंडर्स को सजा मिलने में इतना समय क्यों लगा? रीजन बीइंग, हम हमारे देश में फॉलो करते हैं एक थ्योरी ऑफ पनिशमेंट जिसको हम कहते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी। आपने, हम वेरी श्योर, एक मीम देखा होगा कि इजराइल के नेतन्याहू हैं, उनका ये कहना है कि अगर किसी ने इजराइल की तरफ उंगली उठा करके भी कुछ इशारा किया तो हम उन्हें देश के और विश्व के नक्शे से हटा देंगे। यूएसए के बाइडन बोल रहे हैं कि भाई आप हमें घूरो, हम आपकी आंख निकाल लेंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ कुछ भी गड़बड़ करो, हम आपके साथ क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे। तो मेंटालिटी का फर्क है। वी फॉलो द रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड दैट इज द रीजन वाई हम हर व्यक्ति में ईश्वर देखते हैं। अब वो व्यक्ति जघन्य अपराध करके बैठा हुआ है, ऐसा ग्रेव ऑफेंडर है जिसको हम दुर्दांत कहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को हम खिला रहे हैं, बिठा के रखे हुए हैं जस्ट बिकॉज वी फॉलो द रिफॉर्मेटिव थ्योरी। और हमारे देश में ऐसा कानून नहीं है कि चोरी करने पे आपके हाथ काट दिए जाएंगे। तो लोगों को मालूम है कि एक प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं अपील। तो अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, उसके बाद हाई कोर्ट में होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। जो आपका व्यक्ति होगा, बंदा अक्यूज, वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास और मर्सी पिटीशन मांग लेगा। मर्सी पिटीशन नहीं होगा तो कोई फिर रिव्यू पिटीशन लगा देगा। तो प्रोसीजर इतना लंबा है कि बंदा ऑफेंस कर रहा है 25 साल की उम्र में, उसको मौत की सजा ही 30, 35, 40 साल तक मिलती है। एक केस है, आपने, आई एम वेरी श्योर इसके बारे में सुना होगा, बहुत ही दिल दहला देने वाला केस है, अरुणा रामचंद्र शानबॉग का।
37 साल तक एक नर्स ऑलमोस्ट वेजिटेटिव स्टेट में पड़ी रहती हैं, क्योंकि 37 साल पहले एक कंपाउंडर ने उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, पीरियड के दौरान उनके साथ सोडोमी कमिट की, अननेचुरल सेक्स कमिट किया, उनको स्ट्रैंगुलेट किया, और उसके बाद उनकी ऐसी हालत हो गई कि ना वो बोल सकती थी ना वो कुछ कर सकती थी। उसी हॉस्पिटल के, नाम मैं भूल रहा हूँ, उसी हॉस्पिटल की नर्सेज ने अपनी को नर्स को ऐसे पाया और 37 साल तक उनको खिलाया पिलाया, बिस्तर पे थी वो पूरे टाइम, शी कुड नॉट स्पीक, शी कुड नॉट वॉक, वेजिटेटिव स्टेट में। तो ऑफेंडर कहाँ है? ऑफेंडर छूट गया, क्योंकि उसने सज़ा काटी अपनी। कितने साल की? शायद 5 साल 10 साल। और वो 37 साल? वो 37 साल तक वेजिटेटिव स्टेट में थी। तो सज़ा तो उसको मिली? सज़ा तो उनको मिली, विक्टिम होने के बाद भी सज़ा वो व्यक्ति झेल रहा है जो कि वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच गया है। तो ऐसे हमारे पास कईयों केसेस हैं, लाखों हज़ारों केसेस हैं, और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, ये वो केसेस हैं जो लाइमलाइट में आ गए हैं, ये वो केसेस हैं जो कि विशाखा एनजीओ ने ग्रैब कर लिया, ये वो केसेस हैं जो कि कॉमन कॉज ने ग्रैब कर लिया। अगर ये केसेस लाइमलाइट में ना आए तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हमारे देश में हो रहा है। जैसे निर्भया का केस था, उसमें भी पिटीशन पे पिटीशन, याचिका पे याचिका, कभी प्रेसिडेंट को लेटर भेज रहे हैं जी। एक वकील को हमेशा पता होता है कि जिसके लिए मैं केस लड़ रहा हूँ वो गलत है जी। फिर वो क्यों करते हैं ऐसा? देखिए मैम, वकीलों को 99.9% केसेस में पता होता है। 100% तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि सारे ऑफेंडर्स भी सच्चे निकले अपने वकील से, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन 99.9% वकीलों को जब जानकारी होती है तो भी वो हमारे देश के एक बहुत बेसिक सिद्धांत है, दैट इज़ फ्री लीगल एड एंड टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू एवरी सिंगल पर्सन, ये चीज़ को फॉलो करते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 20 बात करता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम की, टू हियर द अदर साइड, अगले व्यक्ति को सुने जाने का मौका दिया जाता है। तो हमेशा रिप्रेजेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है अगर हम फेयर ट्रायल रखना चाहते हैं तो, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक स्टेट हैं। अगर मोनार्की होते तो शायद एक पक्ष को सुन करके जजमेंट देते एंड गिलेटाइन पे भेज देते, सामने वाले का सर काट देते या उसको फांसी दे देते, या जैसा हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में या यूएसए में बोलते हैं, टू सेंड द पर्सन टू गैलोज और टू द चेयर, इलेक्ट्रिक चेयर। हमारे देश में वो नहीं होता। हमारे देश में फेयर ट्रायल को एक ऊंचा दर्जा दिया गया है, और फेयर ट्रायल तभी संभव है जब दोनों पक्षकारों को सुना जाए, और दूसरे पक्षकार को रिप्रेजेंटेशन देना और उसे अपील की और पिटिशंस की इतनी बड़ी लाइन खींच करके दे देना मौका देता है, ताकि वो एक रिप्रेजेंटेशन अगर हो गया उसके दम पे वो सीढ़ियाँ चढ़ता जाएगा, अपना समय जेल में काटता जाएगा। ये चीज़ है। पर ये गलत है ना? बिल्कुल गलत है। लेकिन वही बात है कि हमारा जैसा सिस्टम बना हुआ है वो तभी स्टैंड कर सकता है जब हम फेयर ट्रायल को तवज्जो दें। अगर हम फेयर ट्रायल नहीं कर रहे हैं, अगर हम एक तरफ से बात सुन करके सिर्फ फैसला सुना रहे हैं, तो जैसे हमारे मूल तत्व रहे हैं, जैसे हमारे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस रहे हैं, वो बहुत हद तक ब्रीच हो जाएगा। हम मनुस्मृति को फॉलो करते हैं, या हम किसी भी वेद को फॉलो करते हैं, या किसी भी उपनिषद या स्क्रिप्चर को फॉलो करते हैं, तो हमारे देश में हमेशा से शास्त्रार्थ का कॉन्सेप्ट रहा है जी। तो मंडन मिश्र और शंकराचार्य ये बात करेंगे, और बात करने के बाद ही ये सिद्ध होगा कि कौन सही है कौन गलत है। बिना बात किए सिर्फ ये नहीं बोला जा सकता कि क्योंकि शंकराचार्य हैं इसीलिए सही है। इसीलिए फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट हमारे देश में ज़रूरी है, हमारे ट्रेडिशंस में रहा है, हमारे खून में दौड़ता है, तो कैसे अवॉइड करें उसको। लेकिन फिर इतने केसेस जो पेंडिंग हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लॉयर्स हैं उनकी सीट्स बढ़ा दी जाएं? जैसे मैंने पढ़ा कि 60 के स्टूडेंट्स हर साल क्लैट देते हैं और सीट्स हैं सिर्फ 3500 के करीब। जी। तो मैम, अगर बहुत ज़्यादा हम लॉयर्स की लाइन की बात करें, लॉ स्कूल्स की बात करें, ये खाली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ का नंबर है। अगर आप लोकल यूनिवर्सिटीज़ पे जाएं या आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे जाएं, आपने एक चीज़ ये भी नोटिस की होगी कि आजकल हर इंजीनियरिंग कॉलेज भी लॉ खोल करके बैठा हुआ है, हर मैनेजमेंट कॉलेज भी लॉ खोल के बैठा हुआ है, इवन जो ट्रेडिशनली कॉमर्स के कॉलेजेस रहे हैं वो भी लॉ खोल करके या लॉ की स्ट्रीम ओपन करके बैठे हुए हैं। दैट आई वुड से इज़ रादर अ रॉन्ग वे। वो गलत तरीका है, क्योंकि अगर हम लॉ की स्ट्रीम हर एक कॉलेज में ओपन करेंगे, बहुत अच्छे टीचर्स नहीं हैं, बहुत अच्छी लाइब्रेरीज नहीं हैं, लेकिन लॉयर्स हर साल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं,
और ये लॉयर्स प्रोफेशनल डिग्री होल्ड करते हैं, दे आर इक्विवेलेंट टू डॉक्टर्स, दे आर इक्विवेलेंट टू सीएज, बट प्रोफेशनल डिग्री होल्ड करने के बाद भी दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, दे डू नॉट हैव द बेसिक सेंस ऑफ ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो आप लॉयर तो बन जाओगे लेकिन आप कभी अच्छे एडवोकेट नहीं बने, कभी आप अच्छे जज नहीं बने। बहुत लोगों को लॉयर और एडवोकेट के बीच का फर्क नहीं पता होता। जो व्यक्ति अपनी लॉ की डिग्री पा लेता है वो लॉयर है, लेकिन जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल से सर्टिफिकेट लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, वही व्यक्ति एडवोकेट बनता है। एडवोकेट में तो इसीलिए सिर्फ नंबर्स बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, सिस्टम को स्पीडी डिस्पोजल अगर दिया जाए तो दैट कैन बी रियली इफेक्टिव। अभी जो रिसेंटली हमारे तीनों नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो मेन उसमें चेंज आया है वो यही है कि पूरे प्रोसेस को स्पीडी बनाया जाए। ओके। और इन्वेस्टिगेशन के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अकाउंटेबिलिटी डाली जाए पुलिस पे, जस्ट सो दैट इट कैन बी इंश्योर्ड दैट द जस्टिस if not delayed much can be given in the best possible and the swiftest manner। जल्दी से जल्दी जस्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन गलत जस्टिस करने के। निर्भया वाले केस के बाद जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का कुछ आया था, उससे कुछ फ़ायदा हुआ है? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स मैम बिल्कुल फ़ायदा देती हैं, लेकिन बात यही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी एविडेंस पे ही ऑपरेट कर सकती हैं, और एविडेंस कलेक्शन का काम होता है पुलिस का। पुलिस न्यायपालिका के अंदर नहीं आती, पुलिस आती है कार्यपालिका यानी हमारे एग्जीक्यूटिव के अंदर, और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में डायरेक्टली कनेक्शन होता है। तो अगर कोई व्यक्ति है जो कि कोई गुंडा है, कोई गून है, जिसको कि कहीं से भी पॉलिटिकल सपोर्ट है, तो बहुत हद तक वो पॉलिटिकल सपोर्ट वाला व्यक्ति एग्जीक्यूटिव को डोमिनेट करेगा, यानी कि आपके डीएम, कलेक्टर एंड कमिश्नर, और उसके बाद उस व्यक्ति को पकड़े जाने में बहुत समस्या आती है। मतलब करप्शन का सीधा सीधा हिसाब किताब है। और जब भाई एविडेंस ही नहीं कलेक्ट होगा किसी व्यक्ति के खिलाफ, जज साहब एविडेंस देख ही नहीं पाएंगे, साक्ष्य नहीं होंगे, तो जज साहब जजमेंट कैसे देंगे? जॉली एलएलबी में हमारे जो सौरभ शुक्ला साहब हैं, उन्होंने एक बहुत सही बात की है कि आप लोग मेरे को टेडी बियर बोलते हो, आप मुझे बोलते हो कि भाई ये तो टेडी बियर हैं, ये तो मजाक मस्ती करते हैं। मैं बैठा रहता हूँ अपने कोर्ट में, मैं पहले दिन से जानता हूँ कि ये व्यक्ति गुनहगार है या नहीं है। वकील साहब को सच पता है कि नहीं पता है, फिर भी मैं इंतज़ार करता रहता हूँ कि कोई मेरे सामने एविडेंस लेके आए और उस एविडेंस के बेसिस पे मैं ये बता पाऊँ कि भैया इस व्यक्ति ने कोई गुनाह किया है। ज़्यादातर हमारे देश में जो लोग छूटते हैं वो जुडिशरी की गलती से कम और एविडेंस की कमी से ज़्यादा छूटते हैं। और एविडेंस की कमी कहाँ से आएगी? एविडेंस कलेक्ट करने का काम हमारे देश में जज साहब का नहीं है, वो पुलिस का है। और अगर पुलिस अपना काम ठीक से ना करे तो जज साहब कहाँ से ही कुछ कर लेंगे। यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट है, एडवोकेट्स का भी इसमें भारी भरकम रोल है, क्योंकि एडवोकेट्स भी कई बार अपने क्लाइंट को बचाने के लिए कई ऐसी मैल प्रैक्टिसेस करते हैं जो कि सही जुडिशियल सिस्टम में नहीं होना चाहिए। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्शन लेती है, लाइसेंसेस कैंसिल होते हैं, लेकिन उनका नंबर बहुत कम है। वो ऐसा नंबर है जिस पे ना तो शायद कभी कोई सर्वे कंडक्ट होगा, ना ही उसको कहीं रिलीज किया जाएगा। ठीक है। जो आप क्लैट की कोचिंग वगैरह कराते हैं तो उसमें मैल फंक्शन क्या है? मतलब क्यों इतने कम लोग पास होते हैं और इतने कम लोग फिर आगे जाके परस्यू कर पाते हैं इसको? मैम, आई वुड से दैट द मैल फंक्शनिंग, और आई वुड से ऐसी फंक्शनैलिटी जो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर पाती, वो है हमारे देश में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अगर मान लीजिए कि क्लैट एग्जामिनेशन होता है, क्लैट एग्जामिनेशन के बेसिस पे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, हर वो बच्चा जो क्लैट निकालता है उसमें से लगभग हर तीसरा बच्चा, सो 1 out of every 3 स्टूडेंट हैज़ दिस इम्प्लांटेड आइडिया इन देयर माइंड कि अगर तुम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाओगे तो तुम्हें एक अच्छा पैकेज मिलेगा। आप आईआईटी क्यों जाना चाहते हो? आप आईआईएम क्यों जाना चाहते हो? आप क्लैट क्यों निकालना चाहते हो? क्योंकि पूरी दुनिया ये बोल रही है कि भाई अगर ये सारे कॉलेजेस निकाल लोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। नाउ लाइफ सेट का क्या डेफिनेशन है? एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया होगा, सैलरी बढ़िया होगी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, फरारी में घूम पाओगे, लाइफस्टाइल एकदम पॉश हो जाएगी। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये सारी चीज़ें करने के लिए सिर्फ एंट्री से काम नहीं होता। आपको इन लॉ स्कूल्स में जा कर के वहाँ पे अपने एकेडमिक्स को, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, अपने सीवी को प्रॉपरली डेवलप्ड रखना पड़ता है। अगर आप उसको प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं रख रहे हैं तब आप आईआईटी से पढ़िए, तब आप आईआईएम अहमदाबाद से पढ़िए, एंड यू कैन स्टिल बी अ फेलियर। सो द मैल फंक्शनिंग इज
the lack of infrastructure, the lack of good teachers in the organization, द लैक ऑफ प्रॉपर लाइब्रेरी, एंड जैसा मैं कहूँ, क्योंकि मैं इसका बहुत सपोर्टर हूँ, थोड़ा गुरुकुल वाला सिस्टम अगर हमारे देश में इंट्रोड्यूस हो जाए तो ये बहुत हद तक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। क्योंकि कई सर्वेज में मैंने पढ़ा है कि हमारे यहाँ ग्रेजुएट्स तो हर साल लाखों लोग होते हैं, बट एम्प्लॉयबल हार्डली 1 से 2% है। यही वाला प्रॉब्लम है, इसीलिए कम लोग जा पाते हैं, कम लोग लॉ स्कूल में पढ़ पाते हैं, उससे भी कम लोग लॉ की डिग्री कंप्लीट करते हैं, उससे भी कम अच्छे जज या अच्छे एडवोकेट या अच्छे लॉयर्स बनते हैं। और हमारे दिमाग में शुरू से ही इनबिल्ट किया गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कि अगर सैलरी ज़्यादा है, पैकेज ज़्यादा है तो तुम सक्सेसफुल हो, जबकि सैलरी का या पैकेज का आपके खुश होने से और आपके सक्सेसफुल होने से कोई लेना देना नहीं है। उनके सपने फिर जो रियलिटी वो देखते हैं उनसे मैच नहीं करते, इसलिए फिर बाद में शायद वो डिप्रेशन एंड सुसाइड। मैम देखिए, डिप्रेशन सुसाइड ऐसी चीज़ है जो कि एक्सपेक्टेशन से आती है। अगर हम किसी चीज़ से कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो चीज़ वैसी ना हो और काफ़ी हद तक हमने प्रयास किया हो, तो व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, चाहे क्लैट हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे यूपीएससी हो फॉर दैट मैटर, हम कोटा के बारे में सुनते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स जो कि शायद हमें दहला देते हैं, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए। हम उसको सुधारने के लिए कुछ भी बेटर नहीं करते। हम अपने बच्चे को ये नहीं बोलते कि यार आईआईटी मत दे, हम अपने बच्चे को ये नहीं बोलते कि भाई तुझे कोई ज़रूरत नहीं है यूपीएससी निकालने की, हम अपने बच्चे को ये नहीं बोलते कि तू यार क्लैट निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो कोई बात नहीं। अगर हमने ये मेंटालिटी डेवलप कर ली एज पेरेंट्स, एज गार्डियंस, एज मेंटर्स और टीचर्स, दैट इज व्हेन वी कैन एक्चुअली टेल द पर्सन कि भाई तू ये कर, इससे तुझे नॉलेज गेन होगी। वो नॉलेज का यूटिलाइजेशन अगर जुडिशरी में होता है तो वेल एंड गुड, अगर एडवोकेसी में होता है तो वेल एंड गुड, स्टिल यू विल कम आउट एज अ गुड पर्सन, एज अ बेटर पर्सन। और ये नॉलेज के लिए वही बोलते हैं ना कि नॉलेज कभी भी खाली नहीं जाती, ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो वो व्यर्थ ना होना, ये अगर आप किसी व्यक्ति को सिखा दो तो वही चीज़ आपको आगे लेकर के जाती है। और डिप्रेशन सुसाइड मैम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के कारण से हो या उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना हो पाने के कारण से हो, ये सच है, 100% सच है। लेकिन कई बार डिप्रेशन या सुसाइड या मेंटल इलनेस जो होती है, इसका कारण समाज होता है, सोसाइटी होती है। आपने नोटिस किया हो, अगर कभी कोई इर्द गिर्द हमारे ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में हम बोलते हैं यार इसकी वाइब पॉजिटिव नहीं है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पॉजिटिव वाइब? हाउ डू यू फील दैट द अदर पर्सन इज हैविंग अ पॉजिटिव वाइब एंड यू आर द वन हु इज हैविंग ऑल द पॉजिटिव वाइब्स इन द वर्ल्ड एंड यू कैन अट्रैक्ट दैट पर्सन? नो, आपके पास कोई ऐसा पैरामीटर, कोई गेज, कोई मीटर नहीं है। आप किसी व्यक्ति को दुखी देखते हो, किसी व्यक्ति को क्रैंकी देखते हो, किसी व्यक्ति को चिड़चिड़ा देखते हो, आप बोलते हो कि यार इसकी वाइब नेगेटिव है। आप ये नहीं, आप हमेशा इफेक्ट देखते हो। साइंस बोलता है कि भाई इफेक्ट देख, लेकिन इफेक्ट के साथ साथ उसका कॉज भी देख, कारण पकड़। अगर कारण पकड़ में आएगा तो डिप्रेशन, हमारे माता पिता कहते हैं ना डिप्रेशन में क्यों हो, क्या जरूरत है डिप्रेशन में रहने की। ये पेरेंट्स का एक पेटेंट डायलॉग है कि डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन कुछ होता ही नहीं है, इट्स नॉट अ थिंग, इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। इंडीड इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड कॉज्ड बाय द सर्कमस्टांसेस अराउंड अ पर्सन। भाई मैं या कोई एक्स पर्सन किसी वाई पर्सन से प्यार करता है, उसको कोशिश करता है बताने की, दर्शाने की कि भैया आपसे हमें प्रेम है, सामने वाला व्यक्ति प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स नहीं देता, तो ये व्यक्ति अकेला छूट गया है, इसलिए डिप्रेशन महसूस कर रहा है। वहीं उस व्यक्ति के इर्द गिर्द उसके दोस्त हों, उसका परिवार हो, उसको सपोर्ट कर रहा हो, तो भले इस व्यक्ति को समय लगेगा, लेकिन ये डिप्रेशन से, मेंटल इलनेस से बाहर आ सकता है। तो जो आप लॉ टेल्स में कोचिंग करवाते हैं जी। वो सिर्फ क्लैट की होती है या फिर उसके अलावा और भी? जुडिशियल मेन जो हम लोग द लॉ टेल्स में हमारा पूरा आइडिया है, ये आइडिया मेरे दिमाग में लगभग 5-6 साल से था। 11 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, लेकिन 5-6 साल से मेरे दिमाग का प्लान यही था कि मैं स्टूडेंट्स को एक ऐसा इन्वायरमेंट दूं जहां पे दे हैव टू सिट एंड स्टडी जस्ट लाइक अ गुरुकुल। मैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन की मशीन की तरह यूज़ नहीं कर सकता, और मैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना एक बैनर या एक प्रमोशनल स्ट्रक्चर की तरह ट्रीट नहीं कर सकता कि आप अगर यहाँ से बाहर निकलेंगे, आप मेरे स्टूडेंट हैं, जा करके दुनिया में बोलेंगे कि शुभम सर अच्छा पढ़ाते हैं तो मुझे बड़ा लाभ होगा। नहीं, मेरा आइडिया ये है कि अगर मेरा स्टूडेंट
यहाँ से बाहर जाता है, द लॉ टेल से बाहर जाता है, या तो वो जज बनेगा या फिर वो जज से बेहतर बनेगा। तो जुडिशरी is perhaps the lowest that I can provide to my student. I would make them, and I have the idea to make them much 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 better than a judge can be. जज साहब तो क्या है, जज साहब जज बने, जज बनने के बाद वो केसेस देखेंगे, भारत भाग्य विधाता कहलाएंगे, लेकिन जज ही रहेंगे। हो सकता है भाई 100 बच्चे हैं पेपर दे रहे हैं, 10,000 20,000 30,000 लोग हैं पेपर लिख रहे हैं, जज तो 100 ही बनेंगे। बाकी के 29,900 बच्चों का क्या? वो 29,900 बच्चे अगर अपनी पूरी जर्नी से कुंठित हो जाएं कि यार इतने साल मैंने मेहनत की और कुछ नहीं हुआ, तो टेक्निकली वो डिप्रेशन की राह पे तो हैं। वो अपने मन में कुंठा लेकर के बैठे हुए हैं, वो मन में एक तरीके की खीज, एक तरीके का गुस्सा, एक तरीके का आक्रोश लेकर के बैठे हैं, और फिर वही चीज वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफर करेंगे। मी बीइंग अ टीचर बाय प्रोफेशन, आई होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री। मेरे पे पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये मैनेज करना है कि मेरे से पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं, जितने भी हैं 100 200 300 500 जो भी बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सारे बच्चे अच्छे सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री होने चाहिए। मैं रतन टाटा जी को इसमें बहुत बहुत प्राउडली बताता हूँ, बहुत प्राउडली कोट करता हूँ, बहुत प्राउडली उनको फॉलो करता हूँ कि ही वॉज नेवर एवर अ बिजनेसमैन, ही वॉज True. ऑलवेज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, and that is my idea. I want to be an industrialist. Yes, I am in the teaching industry, but I'm not a teaching businessman. मैं एजुकेटर नहीं हूँ, मैं टीचर ही हूँ, गुरु ही ठीक हूँ। नेशनल कमीशन फॉर विमेन के लिए आप काम करते हैं, तो जी। उसमें आपका क्या रोल रहता है? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के लिए मैम मैं 2 बार पैनलिस्ट रहा हूँ। एक बार द कंसल्टेशन वाज फॉर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, एंड द सेकेंड वन वाज फॉर द फैमिली कोर्ट्स एक्ट। तो जब हम एज अ पैनलिस्ट जाते हैं तो वहाँ पे हमारा मेजर रोल होता है कि हम सोसाइटी को किस प्रकार से देख रहे हैं, करंट लॉज का स्टेटस क्या है, और उन लॉज में जो बदलाव की ज़रूरत है वो रिकमेंडेशन करने का काम हमारा होता है। तो टेक्निकली हम जो भी चीज़, जो भी कानून देख रहे हैं, उसका एप्लीकेशन देख रहे हैं। अब उसका अगर एप्लीकेशन ख़राब हो रहा है, एप्लीकेशन गलत हो रहा है, तो उस एप्लीकेशन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है, इसमें हमारे रिकमेंडेशंस जाते हैं। तो जो ये रेप केसेस हैं, ये इसके अंडर नहीं आते? बिल्कुल आते हैं मैम, लेकिन रेप केसेस जो हैं वो आईपीसी का पार्ट है, या रादर बीएनएस का पार्ट है, क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। तो सिंपली ऐसा कानून जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से डील करता है वो एनसीडब्ल्यू के अम्ब्रेला के अंदर आता है। लेकिन रेप केसेस जो हैं, रेप केसेस आर पार्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जब हम बात करते हैं तो वो आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर, और वहाँ पे जब सारे रिकमेंडेशन सजेशंस दिए जाते हैं वो वाया एनसीडब्ल्यू ही दिए जाते हैं। तो जब हम एनसीडब्ल्यू में सारे डिस्कशंस करते हैं, उन सारे डिस्कशंस का इफेक्ट अल्टीमेटली हमारे यूनियन मिनिस्टर्स जो होते हैं उन सबके द्वारा पार्लियामेंट्री डिबेट्स जो होती हैं उनमें दिखाई देती है। तो हमारे रिकमेंडेशंस की वैल्यू ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट आगे चल के, आगे 5 साल में 10 साल में जो कानून पास करने वाला है, हो सकता है उसमें आपको शुभम उपाध्याय का कोई ना कोई रिकमेंडेशन देखने को मिले। जी। तो जो एनसीडब्ल्यू में आपने मान लो रेकमेंड कर दिया है कि जी। जो रेप करते हैं लोग उनको फांसी दे दो, जी। तो वो मान लेंगे? that's a process I would want, but ये प्रोसेस इस प्रकार से तो नहीं वर्कआउट कर पाएगा, क्योंकि लाइक आई सेड, रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के अगेंस्ट तो जाएंगे नहीं। और हमारे देश में डेथ पेनाल्टी के लिए एक बहुत ही बेसिक सा रूल है जिसको हम कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। यानी कि हमारे देश में जब तक कोई ऐसा जघन्य या बर्बर अपराध ना हो जो कि सोसाइटी के कंसाइंस को हिलाकर रख दे, तब तक हम हत्या करने पे भी किसी व्यक्ति को डेथ पेनाल्टी या मृत्युदंड नहीं देते। लेकिन जो आरजी कार में हुआ है जी, वो ऐसा ही तो है, फिर क्यों नहीं दे रहे? मैम आरजी कार का जो केस है, इट इज़ ऑब्वियसली इस चीज़ का संज्ञान जो है सुप्रीम कोर्ट ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले का ट्रायल देख रहा है, समझ रहा है कि भाई एक्चुअली हो क्या रहा है, व्हाट आर द प्रोसीडिंग्स। आपने अभी रिसेंटली कई सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे, कई सारे ऐसे हम कह सकते हैं पॉडकास्ट भी देखे होंगे जहाँ पे आपने सुना होगा कि जब आरजी कार की पूरी ट्रायल प्रोसीजर और पूरा जो प्रोसीजर था सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रहा था, तो उसमें
कपिल सिब्बल जी सिब्बल जो ने, हैं, हाँ, कपिल लाइव सिब्बल जी स्ट्रीमिंग ने, उन्होंने, जी उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग को बंद करने का रिक्वेस्ट किया था कि सर सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग बंद करा दीजिए। एंड इसी के साथ साथ जो एक बहुत लेसर नोन चीज लोगों को पता है, आरजी कार का जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसी दौरान कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल भी हैक हो गया था। अब ये कोइंसिडेंस है या एक जानी पहचानी कोई क्रिया है, उसके बारे में तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन एग्जैक्टली उसी टाइम पे ये चीज़ों का हैक हो जाना, उसी टाइम पे बहुत कन्वीनियंटली चलती हुई गाड़ी का पलट जाना, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। अब आरजी कार जैसा केस जो है वो इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल है, इतना ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है कि अगर आपके राज्य की चीफ मिनिस्टर खुद रोड पे आ जाएं, खुद प्रोटेस्ट करने लगे, तो सवाल तो सबसे बड़ा यही आता है कि भैया आप किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो? आपका प्रोटेस्ट करना बनता नहीं है, लोगों को आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए, लोगों को आपका रेजिग्नेशन मांगना चाहिए। लोग रेजिग्नेशन मांग भी रहे हैं और आप ही प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं। दैट मीन्स देयर इज वन वे और द अदर पॉलिटिकल सपोर्ट गिवन टू दोज हु आर द ऑफेंडर्स ऑफ आरजी कार मेडिकल और कॉलेज कहीं ना कहीं जस्टिस इसलिए भी डिले हो रहा है बिकॉज पुलिस ने सारे एविडेंसेस भी मिटा दिए। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। जैसा हमने कहा, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। जस्टिस देने का काम कोर्ट का है, लेकिन जस्टिस देने के लिए जो एविडेंसेस चाहिए वो लाके देने का काम पुलिस का है। अगर पुलिस ही अपना काम कुछ इस प्रकार करे कि जहां पे खून के धब्बे हैं, अगर किसी दीवार पे खून के धब्बे हैं और पुलिस ही जाकर के उसको धो दे, तो फिर कहाँ से एविडेंस मिलेगा, कहाँ से सजा मिलेगी? विमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात होती है, आपको लग रहा है कि इस फेमिनिज्म, विमेन एम्पावरमेंट की बातों के बावजूद भी डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, मैरिटल रेप जैसे केसेस में कोई कमी आई है? मैम, मध्य प्रदेश के बारे में, और मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया का जो पोर्शन है, these are considered to be one of the most I would say non positive states for women, क्योंकि बहुत से रेप केसेस होते हैं, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आते हैं, और मध्य प्रदेश में खासकर ये होता है। बैतूल जिला है हमारे मध्य प्रदेश में, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इन केसेस का नंबर एक्सपोनेंशियली हाई है। कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे एक सर्वे आया था कि कोविड के दौरान डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इमेंसली बढ़ गए थे। देयर वाज अ स्पाइक। एनसीआरबी की रिपोर्ट होती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की, उनकी जो डोमेस्टिक वायलेंस की पूरी ग्राफ थी, उस ग्राफ में स्पाइक आ गया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड। जस्ट बिकॉज हस्बैंड और वाइफ एक घर में एक छत के नीचे रह रहे हैं, उनको 24 घंटे एक दूसरे की शक्ल देखनी पड़ रही है, इसीलिए वायलेंस हुआ। और फिर बात होती है रेप केसेस की। जितने भी ये केसेस होते हैं, इन सभी केसेस में, लेट मी टेल दिस टू यू, सिर्फ जितने केसेस होते हैं, एक्चुअली होते हैं, उनका 1% रिपोर्ट किया जाता है। ये रिपोर्टेड केसेस के नंबर हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल केसेस विच आर हैपनिंग। By the time it sounds very sad, and indeed it is very sad. By the time we are having this podcast, जितने समय में ये पॉडकास्ट हो रहा है, उतने समय में हमारे देश में, कहना नहीं चाहिए लेकिन कई, हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हो चुके हों, कुछ हो सकता है रेप के केसेस हुए हैं, लेकिन वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, और हो सकता है कि वो कभी रजिस्टर भी ना किए जाए। कल ही मैं किसी से बात कर रही थी, उनके बड़े भाई टीआई हैं, जी, थाना इंचार्ज बोलते जी हैं जी शायद। जी, जी। वो कहते हैं कि बहुत सारे केसेस सिर्फ इसलिए रजिस्टर नहीं किए जाते क्योंकि हमें जो एक लास्ट में रिपोर्ट सबमिट करानी होती है ना, तो ये ना कह दें कि अच्छा तुम्हारे एरिया में इतना क्राइम हो रहा है, जी, तो बहुत सारे केसेस इसी वजह से रजिस्टर भी नहीं होते। मैम, पुलिस एक डेली डायरी मेंटेन करती है। ओके। उस डेली डायरी, रोजनामचा होता है, उस डेली डायरी में सारे केसेस की रिपोर्टिंग होती है, और वो रिपोर्टिंग जो है वो डीएम साहब को पेश करनी होती है। सभी डीएम साहब के पास से यही पूरी रिपोर्ट्स वगैरह ली जाती है, मिनिस्ट्री के पास जाती है, और फिर ये एनसीआरबी में पूरा सर्वे जो है अल्टीमेटली दिखाई देता है। अब मान लीजिए कि अगर किसी पर्टिकुलर थाना इंचार्ज के अंदर या किसी जूरिसडिक्शनल टेरिटोरियल एरिया के अंदर बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ की व्यवस्था खराब है, पूरी तरीके से पुलिस जो है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। अब पुलिस अगर अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, तो जाहिर सी बात है प्रमोशन में समस्या आएगी, जाहिर सी बात है कि फिर वहाँ पे करप्शन दिखने लगेगा, जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो
सीपी हो सकते हैं, कमिश्नर हो सकते हैं, या वहाँ के जो एमएलए हो सकते हैं, उन पे पूरी बात आएगी। तो ये पूरी चेन है, ये एक व्यक्ति नहीं है जो कि ये कर रहा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है जो ये इंश्योर करता है कि हमारे देश में ऑफेंसेस तो हों लेकिन दिखाई ना दे। होंगे कई ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे टीआई साहब के पास एक महिला पहुंचे, एक लड़की पहुंचे और वो बोले कि मेरे साथ रेप हुआ है, या मेरे साथ कोई और, मेरे को किसी ने छेड़ा है, स्टॉकिंग की है, पीछा किया है, मेरा सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है मेरे साथ। और यहाँ पे हो सकता है कि जो पुलिस ऑफिसर वाले अंकल है, पुलिस ऑफिसर हैं, वो ये बोल दें कि भाई ठीक है, होता रहता है, कौन सी बड़ी बात है। जैसे हमारे देश के कद्दावर नेता थे मुलायम यादव, उन्होंने कहा था लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो अगर ऐसी मेंटालिटी हमारे देश में चल रहा है कि लड़के हैं और गलती हो जाती है, तो वो तो गलत ही है। तो केसेस को रिपोर्ट करना या केसेस की रिपोर्टिंग ऊपर तक जाने देने में सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स की गलती नहीं है, क्योंकि पूरा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि अगर ये दिखा और हम बुरे दिखे तो जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति अपना दामन मैला होने से बचाएगा। बट सोशल मीडिया पे तो यंगस्टर्स इस बहस में लगे हुए हैं कि नहीं, फीमेल्स पे तो आजकल कुछ नहीं हो रहा है अत्याचार, आदमियों पे अत्याचार हो रहा है, वो डिवोर्स ले लेती हैं, एलिमनी के केसेस करती हैं, झूठे आरोप लगाती हैं। झूठे आरोप से याद आया, एक बीएनएस में नया सेक्शन ऐड हुआ है, सेक्शन नंबर 69। सेक्शन 69 बात करता है कि इफ देयर इज अ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, और अगर उस फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के प्रिटेक्स्ट पे कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, तो ऐसे केस में जो वुमन होंगी, जो भी महिला होंगी, वो जा करके इसका केस दर्ज करवा सकती हैं कि मेरे साथ झूठा वादा किया शादी का, और फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप, यौन संबंध डेवलप किए, एंड फिर शादी नहीं की, झूठा वादा था। आधा देश जेल जाएगा। आधा देश जेल जाएगा, ये फॉर अ टीचर ये कहना बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। बट द पॉइंट हियर इज, द एक्चुअल पॉइंट इज कि ये जो केस है या ये जो सेक्शन है, ये जो प्रोविजन है, दिस प्रोविजन एक्चुअली क्रिएट्स अ सिनेरियो जहां पे जो देश के लड़के हैं उनके मन में ये डर पैदा करता है, 100% करता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं फेमिनिज्म को सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हुए साथ साथ में ये भी मानना कि कई बार फेमिनिज्म के नाम पे या विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जो प्रोविजंस बनाए जाते हैं उनका महिलाएं उपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग करती हैं, ये गलत नहीं होगा। हमारे देश का एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोविजन रहा है सेक्शन 498A। मैंने आईपीसी नहीं कहा, मैंने देश कहा। उसके पीछे कारण ये है कि 498A को लीगल टेररिज्म का तमगा दिया गया है। अब वैधानिक टेररिज्म या वैधानिक आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं होती है, देयर इज नथिंग लाइक लीगल टेररिज्म, बट एक पूरा सेक्शन लीगल टेररिज्म इसलिए कहलाता है क्योंकि मेरे पास 2015 का डेटा है एनसीआरबी का, जिसमें यह बताया गया था कि अगर मान लीजिए 100% केस रजिस्टर होते हैं क्रूअल्टी के, घरेलू हिंसा के, तो ये जो घरेलू हिंसा के मामले हैं इसमें से 70% मामले फर्जी होते हैं। और इसका आइडिया भी एक एडवोकेट के द्वारा ही महिला को दिया जाता है कि अरे मैडम, आप अपने पति से परेशान हैं, चलो आपको डिवोर्स भी दिलवाएंगे, आपको पैसा भी दिलवाएंगे, उससे सॉरी भी बुलवाएंगे, और अगर मान लो सॉरी बोलने को तैयार है तो कॉम्प्रोमाइज के नाम पे और 25-30 लाख आपके अंदर करवाएंगे, आप टेंशन मत लो। और इसके चक्कर में जो पति है उस पति की एज भी ड्रैग करवाएंगे, क्योंकि सेक्स रेशियो हमारे देश में इतना गड़बड़ है कि अगर कोई महिला है वो 35 साल की है, 40 साल की, उनकी शादी होने की संभावना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, वो 35 साल 40 साल की एज उसने टच करी, उसकी दोबारा शादी नहीं होनी है, वो डाइवोर्सी है, और उस पर एलिगेशन ये लगाया गया था कि उसने अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया। अब ये एलिगेशन सही है गलत है ये कभी प्रूव ही नहीं होता। तो 100% केस हैं, 1 लाख केसेस हैं, लेकिन 70% फर्जी हैं। और फिर वहीं मणिपुर जैसी वायलेंस आती है जिसका कुछ अता पता ही नहीं चलता। कुछ अता पता ही नहीं चलता। मतलब जो चीज हम कहते हैं ना कि जो चीज उजागर होनी चाहिए वो उजागर नहीं हो रही है। आरजी कार एक केस है, निर्भया एक मामला है, हाथरस है, काठुआ है, इतने सारे मामले हैं जो कि अगर देश के सामने आए तो देश उस पर कुछ करे, देश के नेता उस पर कुछ करें, देश की व्यवस्था उस पर कुछ करे। ये मामले कभी लाइमलाइट में आते ही नहीं है। सोशल मीडिया की आपने बात कही, यूथ की बात कही, यूथ इज वेरी एक्टिव बट यूथ इज वेरी डिस्ट्रैक्टेड। अग्री। अगर यूथ को एक पोस्ट दिख रहा है इंस्टाग्राम पे
और वो इंस्टाग्राम का पोस्ट ये कह रहा है कि यार रेप केस हुआ है, बहुत ब्रूटली मर्डर हुआ है किसी लड़की का, उसकी शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पे फेंक दिया गया, तो यूथ को बहुत बुरा लगेगा, यूथ कमेंट करेगा और यूथ उसके बाद कोल्ड प्ले के टिकट्स बुक कर देगा। अग्री। तो यूथ बहुत अच्छा है, यूथ इज नॉलेजेबल, यूथ नोज कि वेयर द राइट रिसोर्सेज आर, बट यूथ नोज कि मुझे अपने माइंड को कितने समय तक सेंटिमेंटल रखना है और उसके बाद मुझे कैसे फ्लिप करके वापस एक कैफे में जा करके डेट पे बैठ करके कॉफी पीनी है। कोल्ड प्ले और दिलजीत के टिकट भी तो देखा जाए इसी कुछ ना कुछ तो इनमें भी गड़बड़ हुई है ना, तो इन पे कोई काफी। मुकदमा नहीं चला? मैम अब ये तो वही बात हो गई कि मैं मूवी देखने जा रहा हूँ स्त्री 2, लाइन लंबी लगी हुई है, एक शेडी सा बंदा मेरे पास में आता है, बोलता है कि स्त्री 2 की टिकट है 200 की टिकट है, 400 में दे रहा हूँ, लेकिन 4 टिकट है लेनी पड़ेगी और 4 की 4 लेनी पड़ेगी, एक नहीं दूंगा। अब मैं मजबूरी में हूँ, लाइन में खड़ा हूँ, इससे पहले कि मेरा नंबर आए, फुल हाउस होने की गुंजाइश है, मतलब चांसेस हैं, तो मैं खरीदूंगा वो टिकट। कोल्ड प्ले के साथ या किसी भी कॉन्सर्ट के साथ ये होता है और इस चीज को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का दर्जा अब दे दिया गया है हमारे बीएनएस के सेक्शन 111 में, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, जैसा आपने नाम सुना होगा मल्टी लेवल मार्केटिंग फ्रॉड्स जी। ये फ्रॉड्स होते हैं, ये अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं थे, लेकिन अब इनको रिकॉग्निशन दिया गया है ऑर्गेनाइज क्राइम में अंडर द न्यू बीएनएस सेक्शन 111, जैसा मैंने बताया। और ये सारी चीजें करना इसलिए जरूरी है ताकि अगर ऐसी कोई भी गड़बड़ हो रही हो तो एटलीस्ट टू सम स्केल, जीरो कोई भी चीज कभी नहीं होती, एटलीस्ट टू सम स्केल इसको कर्व डाउन किया जा सके। सर एक बात और बताइए कि जैसे हमने जॉली एलएलबी 1, 2 और बहुत सारी मूवीज, तारीख पे तारीख जो सनी देओल जी वाली थी, हाँ वो देखी, तो जो कोर्ट रूम्स होते हैं जो मूवीज में दिखाए जाते हैं और जो रियल लाइफ में हियरिंग्स होती हैं, सेम होती हैं? अरे मैम बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। हम जब मान के चलते हैं, लोग बोलते हैं ना कि जज साहब का हथौड़ा, तो हैमर नहीं होता, वो गैवल होता है, पहले तो ये क्लियर करना चाहूंगा सबको। एंड कोर्ट रूम इज टोटली डिफरेंट, इट इज मच मोर डिसिप्लिन्ड। वहां पे कभी ऐसा नहीं होता कि एडवोकेट्स चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, या मैं कभी झूठ नहीं बोलता कि गोविंदा की तरह हाथ, दोनों हाथों में आग लगा करके जज साहब से बोल रहे हैं कि जज साहब देखिए ऐसा होता है, ऐसा कभी नहीं होता। द कोर्ट रूम्स आर वेरी वेरी डिसिप्लिन। वहाँ पे कुछ भी अगर ऐसी स्टेप की जाती है जो कि कोर्ट की अवमानना करती है, डिसरेस्पेक्ट करती है, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिशेबल भी होता है। साथ में अगर मैं आपको बोलूँ कि चाहे आप जॉली एलएलबी की बात करें, चाहे आप रुस्तम की बात करें, चाहे आप मुल्क एक मूवी है उसकी बात करें, ये जितनी पिंक है एक मूवी, इसकी बात करें, इन सभी मूवीज में कोर्ट का जो डिपिक्शन दिखाया गया है, वो अगर मैं जॉली एलएलबी को हटा दूं तो मुल्क हो गया या ये बाकी जो मूवीज हो गई, इनमें लगभग 20% तक जस्टिस करते हो आप, क्योंकि द सीरियसनेस इज सेम। जॉली एलएलबी में तो मजाक बनाया हुआ है। मैं जॉली एलएलबी और रुस्तम, ये दोनों मूवीज अपने स्टूडेंट्स को कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि दे आर परहैप्स द वर्स्ट डिपिक्शन ऑफ कोर्ट रूम टू एनी ऑफ द पर्सन्स। अगर किसी व्यक्ति को जैग से रिलेटेड, जज एंड एडवोकेट जनरल इन आर्मी या कोर्ट मार्शल कैसे देखना है, उसका सही डिपिक्शन देखना है या क्लोजेस्ट डिपिक्शन देखना है, तो शौर्य इज द मूवी। शौर्य, यस। शौर्य के साथ साथ एक और मूवी है अ फ्यू गुड मेन, टॉम क्रूज की है, जैक निकल्सन की। ये एक मूवी है जो आपको सही क्लोज एक डिपिक्शन दे देती है। साथ ही साथ में जैसा हम जूरी सिस्टम पहले देखते थे कि एक जूरी बैठती थी 7-8 लोगों की, जो रुस्तम में भी दिखाया गया है, उसका एक करेक्ट डिपिक्शन, हमें बेटर डिपिक्शन मिलता है 12 एंग्री मेन में। ये रिकमेंडेड मूवीज हैं अगर किसी को समझना है कि एक्चुअली कैसे वर्कआउट करता है कोर्ट रूम, अगर किसी को समझना है कि जेल कैसे वर्कआउट करती है, जेल में सारी चीजें कैसे होती हैं, तो इसके लिए शॉशैंक रिडेम्पशन इज अ ग्रेट मूवी दैट कैन बी वॉच्ड। ये सारी जो मूवीज होती हैं, ये बेसिकली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ज्यादा और रियलिटी चेक देने के लिए कम बनाई जाती है। अगर आप रियलिटी चेक दें तो रियलिटी में तो बार और बेंच के बीच में बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप्स होते हैं। ये नहीं होता कि जज साहब और वकीलों के बीच में लड़ाई हो रही है, नहीं, दे हैव अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप, दे आर इन टॉकिंग टर्म्स, आपस में बात करते हैं। लेकिन जजेस या जुडिशरी जो होती है वो ये इंश्योर करती है कि जहां तक हो सके वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा इन्फ्लुएंस ना हो। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, जैसे आप अगर हरियाणा से हैं और मैं मध्य प्रदेश से हूँ,
हम दोनों के राज्यों में एक चीज कॉमन होगी कि हमारे देश में या हमारे राज्यों में जहां पे भी कोर्ट है, कोर्ट तो हमेशा ऐसी जगह पे होगी जो बहुत क्राउडेड सा प्लेस है, बिल्कुल। लेकिन जजेस के जो घर होंगे वो हमेशा सेक्लूडेड प्लेस पे रखे जाते हैं। ऐसा क्यों है? सोसाइटी से कट ऑफ करके क्यों रखा जाता है जजेस को? क्योंकि जजेस भी तो इंसान हैं, उनको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनके भी माइंड में चीज़ें फीड की जा सकती हैं। मैं आपको एक बहुत सही इंस्टेंस बताता हूँ। जी। रुस्तम की आपने बात की या जॉली एलएलबी की हम्म। बात की। रुस्तम में एक प्रॉपर सीन है जहाँ पे जो जूरी मेंबर्स हैं वो बस से उतर रहे हैं। उनके बस से उतरते वक्त ही एक लड़का है जो कि न्यूज़पेपर लेके खड़ा है और उनको न्यूज़पेपर पकड़ा रहा है कि क्या रुस्तम पावरी सच में उसने कोई ऑफेंस किया है, अपराधी है। अब जो व्यक्ति उस चीज को पढ़ करके कोर्ट रूम में जाएगा, उसके माइंड में तो पहले से ही एक प्री कंसीव नोशन बन चुका है कि यार इसको तो सजा नहीं दे सकता मैं, इतना भला आदमी है, इसको कैसे सजा दूं। कितना सटल वे में किया है, कितना सटल वे में बताया है कि यार हाँ बस ऐसा है कि जज साहब के पास एक रील पहुंचा दी जाए, जज साहब के पास एक व्हाट्सएप मैसेज पहुंचा दिया जाए, जज साहब उसे पढ़ ले, इन्फ्लुएंस होने की चांसेस हैं, बिल्कुल है। यही चीज़ें हैं जो कि बहुत हद तक डिफरेंस डाल देती हैं और इसीलिए जुडिशरी को एक सेपरेट ऑर्गन माना जाता है हमारे देश के गवर्नमेंट का, हमारी सरकार का। यही है। एक तरफ हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, जी दूसरी तरफ अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन कुछ बोल देता है तो उसको हम जेल में डाल देते हैं। जी। तो ये कौन से लॉ में आता है? देखिए मैम, लॉज अगर हम बोलें तो अभी करेंटली जो हमारे देश में जैसे कानून हैं, नया जो बीएनएस है उसमें भी और कई ऐसे कानून रहे हैं जो कि हेट स्पीच को पनिश करते हैं। ओके। और हेट स्पीच को पनिश करना गलत भी नहीं है, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से लोगों के या तो सेंटिमेंट्स का, रिलीजियस भावनाओं का मजाक उड़ाता है, या फिर किसी भी तरीके से लोगों को ऐसा एक घाव देता है, इस प्रकार से आहत करता है जिससे उनको रिकवर करने में समस्या है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी रिसेंट टाइम्स में एक कॉमेडियन है, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, बाय द नेम ऑफ समय रैना। समय रैना, हाँ अब जी। समय रैना इज फेमस फॉर हिज डार्क कॉमेडी, फॉर हिज रोस्ट कॉमेडी, बट नॉट एवरी पर्सन विल बी एडजस्टेबल टू दैट डार्क और रोस्ट कॉमेडी। अग्री। भाई हर व्यक्ति अपने दादी नानी या माता पिता के मरने की बात पे जोक नहीं कर सकता, उनके कैरेक्टर पे जोक नहीं कर सकता। ऑब्वियसली वी हैव गॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे पास, लेकिन ये 19(1)(a है। हमारे देश के हर कॉमेडियन को 19(1)(a पढ़ने से पहले 19(2) पढ़ना चाहिए, जो ये बताता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे 8-10 कई ऐसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि आप बोलिए, लेकिन बोलने से पहले ये ध्यान रखिए कि मोरालिटी एक चीज होती है, डिसेंसी एक चीज होती है। जब प्रिटी गुड रोस्ट आया, अश्नीर ग्रोवर वाला अश्विनी जो ग्रोवर और ये क्या बोलते हैं समय रैना, कुशा कपिला, जब ये रीसेंट प्रॉब्लम आई, तो ये रीसेंट प्रॉब्लम इसीलिए आई क्योंकि लोग ये भूल जा रहे हैं कि हमारे देश में रोस्ट कॉमेडी कल्चर जरूर है, लेकिन रोस्ट कॉमेडी पूरी तरीके से सारे ही देश के तबके के लोग एक्सेप्ट कर लें ये सही नहीं है। ऐसे जोक करने में शायद ये अच्छा लगता हो कुछ लोगों को कि मम्मी कैसी है, लेकिन इसका प्रभाव अच्छा होगा बुरा होगा, इसकी अकाउंटेबिलिटी अगर कॉमेडियन लेना शुरू कर दें तो शायद वो कभी ऐसे जोक्स करेंगे ही नहीं। आपने रिसेंटली शायद वो रील भी देखी होगी जावेद अख्तर साहब की कि गाली देना, जो कॉमेडी में गाली आप तब देते हैं जब आपको लगता है कि आपकी कॉमेडी में जान नहीं है तो आप गाली डाल दो। आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, अगर आप अपने शब्दों से ही अपने दर्शक को बांध सकते हैं तो फिर आपको अपने पूरे के पूरे लिरिक्स में या पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट है उसमें गाली डालने की जरूरत ही नहीं है। गाली आपकी कमजोरी को दर्शाती है कि आपके पास सही शब्दों का चयन करने की क्षमता नहीं है, इसीलिए आप उसको रिप्लेस कर रहे हो एक गाली से। मूवीज में ये सेक्स सीन से होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप एक चीज नोटिस करेंगे, जो ये हैं क्या बोलते हैं, पूनम पांडे जी हो गई या उर्फी जावेद जी हो गई, अगेन मैं इनके नाम के आगे जी इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, इनको लाभ मिल रहा है। इनकी मानसिकता से मैं एग्री करता हूँ, इसका कोई लेना देना नहीं है जी लगाने से, मैं रिस्पेक्ट बस करता हूँ इसीलिए लगा रहा हूँ। अगर आप देखें तो हर एक जगह पे जो भी लोग वायरल होते हैं वो एक ही समय पे आपको अलग अलग रील्स में अलग अलग जगह पे दिखाई देते हैं। अगर मूवी में सेक्स सीन होगा, अगर मूवी में ऐसा कोई भी रिवीलिंग वीडियो होगा विच कैन अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड्स मूवी, then nobody steps back from doing it. रीजन भी अगर आप देखें कोई भी मूवी है
वो अपनी स्क्रिप्ट के दम पे भी चल सकती है। स्त्री 2 अपने स्क्रिप्ट के दम पे भी चल लापता सकती थी। लेडीज, लापता लेडीज अपने स्क्रिप्ट के दम पे चली है, लेकिन अगेन उसमें तमन्ना भाटिया का एक डांस नंबर डालना जरूरी है। इसलिए डालना जरूरी है क्योंकि देयर इज अ क्राउड दैट नीड्स टू बी केटर्ड। पवन सिंह हमारे देश के बहुत बड़े भोजपुरी सिंगर हैं, काफी फेमस सिंगर हैं जी। उनको एक मूवी में गाना देने के पीछे क्या कारण होगा? मूवी स्त्री 2 है, एक अच्छी खासी फ्रेंचाइज का बहुत ही बढ़िया सीक्वल है, इट इज मेंट टू बी अ ब्लॉकबस्टर। लेकिन पवन सिंह के आने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि एक क्राउड है जो पवन सिंह को पसंद करता है, एक क्राउड है जो सपना चौधरी को पसंद करता है, एक क्राउड है जो शायद पूनम पांडे को पसंद करे, सनी लियोनी को पसंद करे। तो उस क्राउड को केटर करने के लिए डायरेक्टर साहब क्या करें? वो अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को या फिर कास्टिंग वाले दादा को बोले कि भाई तू ऐसा व्यक्ति पकड़ के ला जो अभी ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग व्यक्ति मेरी रील में आएगा, मेरे वीडियो में आएगा, वो वीडियो चल जाएगा। अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग हमारे देश में भाभी 2 है, दैट इज तृप्ति डिमरी। तो आप देख रहे हैं कि तृप्ति डिमरी आपको अभी विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो में भी दिख रही हैं, आपको रिसेंट और भी जो एनिमल आई थी उसमें बैड तो दिख न्यूज, रही है, बैड न्यूज में दिख रही हैं। लेकिन तृप्ति डिमरी इज फेमस बिकॉज ऑफ बुलबुल। कोई बुलबुल के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई ये बात नहीं कर रहा है वो कौन सा गाना है, कोई कैसे उन्हें ये समझाए। कला जो थी, कला, yes, लैला मजनू, nobody is talking about these works of तृप्ति डिमरी। बट क्योंकि स्किन शो से बेनिफिट होता है, क्योंकि सेक्स सीन्स डालने से बेनिफिट होता है, इसीलिए कलाकार की कला आप नहीं देख रहे हैं, उसका शरीर देख रहे हैं, आप बाहरी आवरण देख रहे हैं और उसी पे जजमेंट पास कर रहे हैं। यही होता है हमारे देश में। शायद जुडिशियल सिस्टम इसलिए भी नहीं सुधर रहा है क्योंकि हम सब लोग जज बने बैठे हैं। अगर हम सिर्फ मीडिया के दम पे, कोई एक व्यक्ति टीवी चैनल पे, न्यूज चैनल पे आके बोल रहा है मुझे ड्रग्स दो और हम उसे एंटरटेन भी कर रहे हैं, तो वो गलत है, दैट्स रॉन्ग। हम जजमेंट्स तो दे रहे हैं, हम जजमेंट्स देना पसंद कर रहे हैं, पर हम ये नहीं इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे जजमेंट का प्रभाव क्या होगा। यही बात है। आपको बताना है कि जो भी मैं वर्ड बोलूंगी जी, उस पे केसेस पर डे आपको क्या लगता है कितने होते होंगे? ठीक है, जो जस्ट एक अनुमान लगाना है आपको। ठीक है, ये कुछ है। एक दिन में कितने केसेस होते होंगे इस चीज के जो मैं बोल रही हूँ? ठीक है, रेप क्लोज टू 1000, मर्डर आफ्टर रेप क्लोज टू 500, डोमेस्टिक वायलेंस ऑलमोस्ट 10,000, डाउरी लेस देन 2000, डाइवोर्स इज एरिया मैम, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, 6 महीने का टाइम है, ऑफेंस नहीं है, तो डाइवोर्स के केसेस लिमिटेड हो सकते हैं, शायद 1000-1500 इतने हो। एंड फेक केसेस रिपोर्टिंग ऑफ रिपोर्टिंग मोर देन 50,000, प्रोबेबली 50,000 एवरी डे हो सकता है। बिल्कुल संभव है, क्योंकि रिपोर्टिंग का मतलब विचारण नहीं है, ट्रायल नहीं है। मामला सिर्फ पुलिस तक ही तो पहुंचा है। अब वो पुलिस से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो कितने % होते हैं कि रिपोर्टेड केसेस जाएं वहां तक, न्यायपालिका तक? अगर रिपोर्ट होता है कोई भी केस तो उसकी FIR होती है। ओके, 2 तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, एक FIR होती है, एक NCR होती है। FIR मतलब नॉन कॉग्निजेबल केसेस का, कॉग्निजेबल केसेस की रिपोर्टिंग करना। कॉग्निजेबल केसेस वो होते हैं जहाँ पे पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ओके, ये FIR होती है। अब आप नहीं जानते कि आप FIR लिखवाने जा रहे हैं कि NCR लिखवाने जा रहे हैं, आप तो खाली रपट दर्ज करवा रहे हैं। अब वो रपट अगर कॉग्निजेबल केस की है तो FIR कहलाएगी, प्रथम सूचना रिपोर्ट कहलाएगी। अगर वही नॉन कॉग्निजेबल की है तो वो चीज़ NCR ही कहलाएगी, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को लगा कि भैया सब्सटेंस ही नहीं है, कुछ बनता ही नहीं है, तो वो एक क्लोजर रिपोर्ट जज साहब के सामने सबमिट कर देंगे और प्रोटेस्ट पिटिशन ना आए तो वो मामला वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। तो थैंक यू सो मच इतनी सारी नॉलेज हमें देने के लिए, क्योंकि इनमें से 1% भी शायद हमें पहले से नहीं पता था कुछ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर लॉ टेल्स। थैंक यू सो मच।